हेलो ऑल। ओवरऑल अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में देखोगे तो काफ़ी लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अवेयरनेस तो आया है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक पेशेंट्स को पता नहीं है कि प्रोसीजर कैसे रहता है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या फिर पेशेंट को बहुत बार डाउट ये रहता है कि अभी यहाँ से बाल गए हैं, यहाँ पे मैं फिर से ट्रांसप्लांट करूँगा तो कैसे जाएँगे ना? ये क्वेश्चंस रहते हैं पेशेंट के माइंड में। तो ओवरऑल आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के क्या-क्या स्टेप्स रहते हैं, ओवरऑल ये कौन से बेसिस पे काम करता है, हम क्या टारगेट रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको इसका ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास कंप्लेन लेके आता है कि हेयर फॉल है या फिर हेयर थिनिंग हो रहा है, ओवरऑल बॉल्डनेस के पैचेस विजिबल है या फिर स्कैल्प विजिबिलिटी काफी प्रोमिनेंट नोटिस हो रही है, तो उस पेशेंट में सबसे पहले हमारा स्कैल्प असेसमेंट वाला इशू रहता है। तो सबसे जैसे भी पेशेंट आता है उनके ओवरऑल स्कैल्प का असेसमेंट किया जाता है। उसमें पेशेंट के ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस हम टारगेट करते हैं। उसके बाद उनके एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी क्या है, उनका करंट हेयर फॉल कैसे है। यूजुअली जैसे 20 to 100 हेयर स्टैंड पर डे अगर है तो वो नॉर्मल किया जाता है। अगर आपका वही हेयर लॉस जो है वो मोर देन 100 हेयर स्टैंड्स है तो उस केस में मेडिकेशन या फिर उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत रहती है। तो उस केस में मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड पार्ट आता है उनका डोनर एरिया। तो इनकेस अगर हम पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो उस केस में उनका डोनर एरिया असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। जब भी रिक्वायरमेंट की बात आती है तो उस केस में आपका एरिया कितना है, मतलब आपके डोनर एरिया से हम कितने ग्राफ निकाल सकते हैं और ओवरऑल कितना कवरेज दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके डोनर एरिया पे डिपेंड करती है। तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो डोनर एरिया का रहता है वो स्कैल्प रहता है, क्योंकि उनका हेयर क्वालिटी जो है काफ़ी सिमिलर रहता है। जब भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे डोनर एरिया से निकाल के अगर फ्रंट में हम डालेंगे तो लुक नेचुरल भी आएगा और ओवरऑल जो अपीयरेंस है पेशेंट का वो काफ़ी नेचुरल रहेगा। जिस पेशेंट में डोनर एरिया स्कैल्प डोनर एरिया लिमिटेड रहता है उन पेशेंट में हम बियर्ड एज अ डोनर एरिया यूज़ करते हैं। कुछ पेशेंट में चेस्ट हेयर्स रहते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एंड बॉडी हेयर्स भी रहते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर आप लाइफ देखोगे या फिर कंपैरेटिवली आपका एग्जिस्टिंग हेयर के साथ ब्लेंडिंग वाला पैटर्न देखोगे तो सबसे पहले जो भी सबका डोनर एरिया रहता है वो स्कैल्प डोनर एरिया है। सेकंड जो है वो बियर्ड डोनर एरिया एंड थर्ड प्रायोरिटी हम देते हैं चेस्ट हेयर्स को। उनका लाइफ अगर कंसिडर करेंगे तो स्कैल्प हेयर की जो लाइफ रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद बियर्ड हेयर की, एंड सबसे लास्ट जो एकदम शॉर्टेस्ट लाइफ साइकिल जो है वो आपके बॉडी हेयर्स की रहती है। तो यूजुअली प्रायोरिटी वाइज हम स्कैल्प हेयर, उसके बाद बियर्ड हेयर एंड देन चेस्ट हेयर प्रायोरिटाइज करते हैं। तो जैसे भी आपके स्कैल्प की असेसमेंट हो गई कि ओवरऑल ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, डोनर एरिया एल कितना करेगा, उसी हिसाब से हम हेयर लाइन प्लान करते हैं। तो अगर पेशेंट का फेस स्ट्रक्चर वाइड है या फिर फोरहेड उनका बड़ा है तो उस केस में हाई हेयर लाइन प्रायोरिटाइज करते हैं जिससे हम कवरेज बेटर दे सके। डेंसिटी पे प्रायोरिटी रहता है जब भी हेयर लाइन का पार्ट आता है। वही अगर आप जैसे पीछे जाते हो उस केस में आपका जस्ट कवरेज प्रायोरिटी रहता है। तो ओवरऑल जब भी स्कैल्प असेसमेंट होता है सिर्फ उसी टाइम पर ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी किया जाता है, जिससे आपका फ्रंट एरिया है जहाँ पे बॉल्डनेस है या फिर जहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर है उसका क्वालिटी कैसे है, और वहाँ पे अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारा ओवरऑल लुक जो या फिर जो ग्राफ्ट सर्वाइवल है वो कितना एडवांटेज रहेगा, वही सारी चीज़ें हम ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कंक्लूड करते हैं। उसी के साथ डोनर एरिया असेसमेंट में ओवरऑल डोनर एरिया का डेंसिटी क्या है, हर ग्राफ में आपके रूट्स कितने हैं और हर ग्राफ का ओवरऑल क्वालिटी कैसे है, उसमें थिकनेस एंड बंचिंग पैटर्न कैसे है, डेंसिटी कैसे है, ये चीज़ें हम ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इवेलुएट करते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे पेशेंट की प्रायर हिस्ट्री, जैसे सर्जरी हिस्ट्री है, मेडिकल इलनेस है, अगर पेशेंट किसी मेडिकेशंस पे है या फिर कोई प्रोसीजर वो प्लान कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो भी है इवेलुएट की जाती है। उसी पैटर्न में हम ट्रांसप्लांट जो है प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जैसे भी पेशेंट सर्जरी के लिए एलिजिबल है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं सर्जरी के लिए वो हम डिसाइड करते हैं। उसमें पेशेंट कौन से क्राइटेरिया में बैठता है उसके हिसाब से हम पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है प्लान करते हैं। तो जिस दिन पेशेंट का ट्रांसप्लांट प्रोसीजर रहता है तो उस दिन जो भी मार्किंग हो या फिर उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें होने के बाद पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन में आपके एक तो ज़ाइलोकेन टेस्टिंग रहती है, मतलब हम जो भी एक्सट्रैक्शन हो या इम्प्लांटेशन हो उसके लिए जो भी एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, पेशेंट उस एनेस्थीसिया को एलर्जिक तो नहीं है, ये टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स टू 30 मिनट का ड्यूरेशन लगेगा। टेस्टिंग के बाद पेशेंट का हेयरलाइन मार्किंग रहता है, उसी के साथ पेशेंट फोटोग्राफिक असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के पहले का पेशेंट का अपीयरेंस, पोस्ट ट्रांसप्लांट एंड एक टेंटेटिव ड्यूरेशन, जैसे यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के लिए 9 मंथ्स टू 1 ईयर लगता है। तो इस फोटोग्राफिक असेसमेंट में हमें समझ में आ जाता है कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट किस एक्सटेंट तक आया है
और हमें टाइमली कौन से मेडिकेशंस या फिर पीआरपी थेरेपीज एडजस्ट करनी है, उस चीज़ के लिए हमें हेल्प हो जाती है। प्रायर असेसमेंट होने के बाद, प्रायर फोटोग्राफी होने के बाद प्रॉपर पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है। अगर पेशेंट की भी रिक्वायरमेंट है, वो कम ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में प्रॉपर एक्सट्रैक्शन या फिर प्रॉपर नंबर जो है वो कोऑर्डिनेट होने के लिए उस पेशेंट में स्लिट मेकिंग किया जाता है। मतलब फ्रंट जहाँ पे इम्प्लांट करना है उस एरिया को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें छोटे छोटे ट्रैक्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें ग्राफ प्लेस किए जाए। तो जितना भी नंबर ऑफ ट्रैक्स है, सेम नंबर ऑफ ग्राफ हमें एक्सट्रैक्शन करना है। तो स्लिट मेकिंग या फिर ट्रैक क्रिएशन का जो पार्ट है, उस पार्ट में आपका स्लिट का जो भी डेप्थ एंड डायरेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसी से आपका हेयरलाइन कितना नेचुरल आएगा और हेयर ग्राफ्ट जो है इम्प्लांटेशन के बाद रिजल्ट का सस्टेनेबिलिटी जो है वो उसी पर डिपेंड करता है। जैसे भी स्लिट मेकिंग हो जाता है उसके बाद पेशेंट प्रिपेयर किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन मतलब आपका जो भी बैक साइड का सेफ डोनर एरिया है, जो सेफ जोन रहता है डोनर एरिया का, उस पार्ट में एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद फिर एक्सट्रैक्शन का पार्ट आता है। तो उसमें जो हम FUE टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें स्पेशलाइज पंच के साथ एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये मोटराइज टेक्निक रहती है, उसमें जो भी स्पीड, ये सारी चीज़ें मैन्युअली कंट्रोल करनी पड़ती है। तो जो भी आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर्स रहते हैं, पंच साइज हो या स्पीड हो, ये सारी चीज़ें आपके डोनर एरिया को कंसिडर करके ही एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन में आपके जो भी क्वालिटी ग्राफ्स है, एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो भी ओवरऑल व्यू हम देखेंगे डोनर एरिया का, तो उसमें जो भी थिक ग्राफ्ट है जिसमें आपके नंबर ऑफ रूट पर ग्राफ ज़्यादा है, वैसे टारगेट किए जाते हैं। और इन बिटवीन 2 ग्राफ का एक्सट्रैक्शन आपके कुछ ग्राफ ऐसे छोड़े जाते हैं सो दैट एक्सट्रैक्शन के बाद आपका डोनर एरिया है जो अच्छे से कवर हो जाए। जो भी एग्जिस्टिंग हेयर है वो जो भी एक्सट्रैक्टेड एरियाज रहते हैं उसको अच्छे से कवर करे और डोनर एरिया एक पर्टिकुलर लेंथ आने के बाद प्रॉपरली कवर्ड दिखे और उसमें एज सच कोई स्कार विजिबिलिटी या फिर कुछ प्रोमिनेंट डेंसिटी रिडक्शन विजिबल ना हो। तो जैसे भी एक्सट्रैक्शन होता है, साइमल्टेनियसली ये जो भी एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्स रहते हैं वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे ग्रोथ फैक्टर एक सॉल्यूशन रहता है जिसमें आप ग्राफ रखोगे, ग्राफ का सेल रहता है वो एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो इस एक्सचेंज के टाइम पे जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो काफ़ी उन ग्राफ का वायबिलिटी इंप्रूव करे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रोथ फैक्टर एज अ स्टोरेज सॉल्यूशन यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली ये जो भी ग्राफ हम स्टोर करते हैं बेसिकली, तो उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ग्राफ का मेटाबॉलिज्म ओवरऑल स्लो रहता है, तो उसका सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। साथ ही साथ ग्राफ का वायबिलिटी भी इंप्रूव हो जाता है। तो इसलिए हम ग्राफ चिलर मशीन यूज़ करते हैं जिसमें कांस्टेंट आपका 7 to 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसमें आपका ग्राफ सर्वाइवल एंड ग्राफ वायबिलिटी बेटर हो जाती है। उसके बाद आपका फिर लास्ट जो पार्ट आता है ग्राफ प्लेसमेंट वाला, तो इसमें आपने जो भी प्रीमेड स्लिट्स किए हैं उसमें आपके एक्सट्रैक्टेड ग्राफ प्लेस करने हैं। तो प्लेस करते टाइम हम फोर्सेप या फिर इम्प्लांटर बेटर रहते हैं नॉन टच टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो भी ग्राफ रहेगा आपके स्किन के डेप्थ में जो भी पोर्शन रहता है ग्राफ का, वो सबसे वायबल एंड सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है। उसी में आपका ग्राफ का जो भी सर्वाइवल है उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी हम इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांटर्स यूज़ करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर स्लिट रहता है, तो उस स्लिट में अगर हम ग्राफ प्लेस करें तो एज सच ग्राफ में नॉन टच टेक्नोलॉजी होके ओवरऑल ग्राफ सर्वाइवल और बेटर हो जाता है। तो ओवरऑल पर डे अप्रोक्सीमेटली 3000 to 3500 ग्राफ्ट हम प्लान कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसीजर डोनर एरिया जो रहता है हल्का सा रॉ वुंड होने की वजह से स्लाइट हल्का सा ऊजिंग होने के चांसेस रहते हैं। फिर उसको ड्रेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट डे से फिर ड्रेसिंग आप रिमूव कर सकते हो, उसके बाद एज सच ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। बट इनकेस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर डस्टी इन्वायरमेंट है तो उस केस में डोनर एरिया कवर करके रखना इंपॉर्टेंट रहता है। पोस्ट प्रोसीजर कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट 7 डेज के लिए जो भी प्रिकॉशंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस रहते हैं, क्योंकि यही एक स्टेज रहता है जिसमें आपका स्किन हीलिंग स्टेज में रहता है। तो जो भी लोकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं वो फर्स्ट 7 डेज में होने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट 7 डेज आपके जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सो दैट आपका इम्प्लांटेड एरिया प्लस डोनर एरिया ये विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस अच्छे से हील हो जाए एंड ओवरऑल आपके नेचुरल लुक में वो हेल्प करे। प्रोसीजर के बाद फर्स्ट 7 डेज ये मेन प्रिकॉशन होने के बाद फर्स्ट 1.5 मंथ प्रिकॉशन लाइटर फेज में आ जाता है, जिसमें आपको सन एक्सपोजर है, डस्ट एक्सपोजर है या फिर स्वेटिंग वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती है। इसमें एक्सेस एक्सपोजर से आपकी स्किन में इरिटेशन, इचिंग और अल्टीमेटली डैंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल ट्रांसप्लांट के नंबर में जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर नंबर इम्प्लांट कर रहे हैं तो नंबर सेम ही ग्रोथ होगा, बस जो भी क्वालिटी आती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस रहते हैं अगर आप फर्स्ट 1.5 मंथ में प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो। ओवरऑल पोस्ट ट्रांसप्लांट कंप्लीट रिजल्ट दिखने के लिए आपको 9 to 12 मंथ्स लगते हैं।
स्लोली आपको डेंसिटी जो है इम्प्रूवमेंट में के फेज में दिखेगा। अगले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगी ओवरऑल इस ट्रांसप्लांटेड हेयर के फेजेस क्या रहता है, सो दैट मतलब ट्रांसप्लांट के लिए कंप्लीट रिजल्ट के लिए 9 to 12 मंथ्स लगते हैं, लेकिन ये ट्रांसप्लांटेड हेयर कुछ फेजेस से ज्यादा है, जिसमें कभी आपका स्कैल्प प्लेन बॉल्ड रहेगा, कभी आपका हेयर ग्रोथ 10 to 15% की ग्रोथ में दिखेगा, कभी 60 to 70% एंड 100% रिजल्ट। ये सारे जो भी फेजेस रहते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी।